हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप अंडर द फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज। फास्ट ट्रैक टू 50 एक ऐसी सीरीज जहां पर आप 25 कंसेप्ट क्लासेस में अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और अपनी एग्जामिनेशन में 50 प्लस मार्क्स का एम लेकर चल रहे हैं। 25 क्लासेस एंड 50 प्लस मार्क्स, यानी कि इस सीरीज के थ्रू आप डबल बेनिफिट अवेल कर कर चल रहे हैं। आज हम AFM में लेक्चर नंबर 13 करने वाले हैं, जहां पर हम अकाउंटिंग रेशोज के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्मूथ एंड फ्रूटफुल बनाइए। अकाउंटिंग रेशोज क्या है? सो देखिए, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी कंपनी की, अपने बिजनेस की, राइट। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सिर्फ एक एम या एक टारगेट नहीं है एक बिजनेस का, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के बाद इनसे रिजल्ट्स डिराइव किए जाते हैं, है ना। हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, सो दैट जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्पफुल रहे इन देयर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, है ना। जो भी बिजनेस से रिलेटेड वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, दे कैन मेक वेरियस डिसीजंस बेसिस ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यही बात करते हैं, है ना। लेकिन क्या सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट से, या बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट या लॉस अर्न किया, या बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटीज की कितनी वैल्यू है, सिर्फ उसी से ही पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके का डिसीजन लेना है? सो अगर आपको डिसीजन लेना है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग कि आपको मतलब एक पर्टिकुलर आपका सेलर कोई डिसीजन लेना चाहता है कि आपको प्रोडक्ट उसे आगे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कस्टमर डिसीजन लेना चाहता है कि उसको आपके बिजनेस से प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स, वो सब स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस होता है तो दैट एनालिसिस इन्वॉल्व्स वेरियस टूल्स, और उन्हीं टूल्स में से एक टूल हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग रेशोज। अकाउंटिंग रेशोज अकाउंटिंग फिगर्स में मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। अकाउंटिंग रेशोज आपको एनालिसिस के थ्रू, अलग अलग रेशोज हैं जिनके बेसिस पर आप रेशो कैलकुलेशन कर कर एनालिसिस कर सकते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस किस तरीके की है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की है, क्या आपको बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो अलग अलग रेशो के अलग अलग यूजेस हैं और उन यूजेस के बेसिस पर आप डिसीजन उनसे लेते हो, राइट। तो अगर मैं अकाउंटिंग रेशोज की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो दो बेसिस पे हम अकाउंटिंग रेशो को क्लासिफाई करते हैं। वन वाज द ट्रेडिशनल, द ओल्ड क्लासिफिकेशन मेथड, जहां पे हमने रेशोज को कम क्लासिफाई किया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वैल्यूज ली तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशो, बैलेंस शीट से वैल्यूज ली तो बैलेंस शीट रेशो, कंपोजिट रेशोज जो इन दोनों रेशोज से मिक्स वैल्यूज अगर आपने ली, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है, इन दोनों से अगर मिक्स्ड वैल्यूज ली तो वो कंपोजिट रेशो में आ जाती थी। बट नाउ वी फॉलो द फंक्शनल क्लासिफिकेशन मेथड, जहां पर हम फंक्शंस के बेसिस पे रेशोज को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, एक्टिविटी रेशोज, सोलवेंसी रेशोज, टर्नओवर रेशोज, तरह तरह की रेशोज हैं, इन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रेशो क्लासिफिकेशन से। तीन टाइप्स में हमने रेशो को क्लासिफाई किया। वन इज प्रॉफिटेबिलिटी, देन इज सॉल्वेंसी, एंड द थर्ड वन आर टर्न ओवर रेशोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में आपके पास फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग पर शेयर कितना है, प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितनी है, नेट प्रॉफिट रेशो कितनी है। जो प्रॉफिट से रिलेटेड रेशोज होंगी वो सभी की सभी कहाँ आएंगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आएंगी। देन इज सॉल्वेंसी रेशोज, कि बिजनेस सॉल्वेंट है या नहीं, यानी बिजनेस की फंक्शनिंग ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, दैट विल बी कवर्ड अंडर सॉल्वेंसी रेशोज, जहां पर आ जाएंगी फिक्स्ड एसेट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, करंट एंड लिक्विडिटी रेशो। ये हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को जज करती हैं, ये रेशोज हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जज करती हैं। एंड देन आर टर्नओवर रेशोज, हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही टर्नओवर रेशोज हैं, स्टॉक टर्नओवर एंड डेटर्स टर्नओवर रेशो। बारी बारी से इन सभी रेशोज को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
सो सबसे पहले यूजेस देख लेते हैं, अकाउंटिंग रेशो का यूज क्या है, पर्पस क्या है। तो अकाउंटिंग रेशोज आपको सबसे पहले कंपैरिजन में हेल्प करती हैं। अगर आपको दो बिजनेस अकाउंट्स को, दो बिजनेसेस के अकाउंट्स को कंपेयर करना है तो आप उनकी रेशोज को कंपेयर कर सकते हैं। तो इंटर फर्म कंपैरिजन में आप अकाउंटिंग रेशो का यूज करते हो। देन इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, विद इन द फर्म कंपैरिजन। ठीक है, अगर आपको अपने ही बिजनेस को कंपेयर करना है पास्ट से, है ना, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करना है, देन यू कैन ऑल्सो यूज फाइनेंशियल रेशोज, अकाउंटिंग रेशोज का आप यूज कर सकते हैं फॉर इंट्रा फर्म यानी विद इन द फर्म कंपैरिजन, कि आपका बिजनेस प्रीवियसली जो है प्रीवियस लेवल से अब इम्प्रूव हुआ है। और यू कैन से इवन कि जो आपका बिजनेस है उसमें जो अलग अलग डिविजन्स हैं, मान लीजिए एक बिजनेस है उसमें फंक्शनल डिवीजन हो रखी है, प्रोडक्ट के बेसिस पे आपने जो बिजनेस है उसको डिवाइड कर रखा है, तो कौन सा प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी विद इन द फर्म कंपैरिजन के लिए भी अकाउंटिंग रेशोज यूज की जा सकती है। देन इज फॉर प्लानिंग, देखिए बिजनेस पास्ट फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बेसिस पर फ्यूचर को प्लान करता है। हमेशा बिजनेस की मैनेजमेंट क्या करती है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी होती हैं, जो हमारी पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके बेसिस पर डिसीजंस लेती है कि फ्यूचर में अपनी परफॉर्मेंस को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। तो अगर उस डिसीजन में रेशो एनालिसिस का यूज़ किया जा रहा है तो रेशोज को यूज़ कर कर आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो अपने बिजनेस की, राइट। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत लेंदी, बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, तो जब अगर आप उसमें से रेशो कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास रेशो की हेल्प से कुछ छोटे छोटे नंबर्स आ जाते हैं, जिससे आप इजीली क्रक्स निकाल सकते हो, जिससे आप इजीली मीनिंग निकाल सकते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आपको बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स को गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा अगर आपको अकाउंटिंग रेशोज मिल जाती हैं तो। क्लियर। देन कम्स द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशोज। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो सबसे पहले अकाउंटिंग रेशो में कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लो आपके पास एक बिजनेस की अकाउंटिंग रेशोज हैं, दोज रेशोज आर नॉट एडिक्वेट, आपको कोई ना कोई ग्राउंड चाहिए उसे कंपेयर करने के लिए, चाहे वो विद इन द फर्म हो चाहे वो आउटसाइड द फर्म हो, राइट। और साथ ही साथ जब हम रेशोज को जब हम रेशोज को कैलकुलेट करते हैं तो रेशोज को कैलकुलेट करने में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं दो बिजनेसेस को कंपेयर करना चाहती हूँ बट दोनों बिजनेसेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं, है ना। एक बिजनेस एक मेथड को अडॉप्ट कर रहा है, दूसरा बिजनेस दूसरे मेथड को अडॉप्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन है, वन बिजनेस इज अडॉप्टिंग SLM मेथड while the other business is adopting WDV मेथड। तो उस केस में क्या होगा कि आप इन दोनों बिजनेसेस के, ये बिजनेस 1 है ये बिजनेस 2 है, आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि इनके ग्राउंड सेम नहीं है। तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए भी बेस सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग रेशोज हर टाइम आपके लिए कंपैरिजन में हेल्पफुल नहीं रहती। देन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वही वही बात सेम आ जाएगी कि हर फर्म की अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं जो कि एक फर्म फॉलो करती है, तो उसके अंदर आप बिजनेस को कंपेयर नहीं कर पाते हो। साथ ही साथ आपके बिजनेस में नॉन फाइनेंशियल चेंजेस बहुत सारे आते हैं ना। अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है कि सिर्फ जो है मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो नॉन फाइनेंशियल चेंजेस हैं वो बिजनेस में, जो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें रिकॉर्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंपैरेबल नहीं बनती हैं या वो ट्रू रिजल्ट जो हैं वो शो नहीं करती हैं। आपकी अकाउंटिंग रेशोज एक एडिक्वेट मेजर नहीं रहेंगी फॉर द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर। रेशोज अकेली इनएडिक्वेट है, अगर आप एक फर्म की रेशोज को कैलकुलेट करो तो वो सिर्फ कुछ इंडिकेट कर रही हैं, आप उससे फर्दर एनालिसिस नहीं कर सकते हो। रेशोज जो है एक बहुत ही बेसिक टूल है। रेशोज आपको क्या दे रही है, एक आइडिया दे रही है कि द फर्म इज गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड, इज इट ग्रोइंग और इज इट सिंकिंग, है ना। तो आपको बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करने की जरूरत है टू मेक एफिशिएंट डिसीजंस रिगार्डिंग बिजनेस।
देन विंडो ड्रेसिंग। देखिए जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे आर अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब प्रिपेयर की जाती हैं अपने बिजनेस को अच्छा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, बहुत सारे जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं उन्हें जो है कंसील किया जाता है, उन्हें छुपाया जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छुपाया जाता है ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी दिखे, बेस्ट दिखे, है ना। विंडो ड्रेसिंग का यही मतलब होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बाहर से देखने में बहुत सुंदर दिखे, है ना। जिस तरीके से आप जैसे मान लीजिए किसी शॉप पर जाते हैं, तो जब शॉप पर जाते हैं तो जो बाहर मैनिक्विन्स लगे होते हैं वहाँ पे बेस्ट ड्रेसेस लगी होती हैं उस शॉप की, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपने बिजनेस को, जो उनकी शॉप है उसको बेस्ट व्यू जो है वो देना चाहते हैं कि आप कस्टमर्स को वन टाइम में अट्रैक्ट कर पाओ। उसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी विंडो ड्रेस की जाती हैं, थोड़ी सुंदर दिखाई जाती हैं, बेस्ट और बेटर दिखाई जाती हैं। तो जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही ट्रू नहीं है तो अकाउंटिंग रेशियोज से रिजल्ट्स भी प्रॉपर नहीं आ पाएंगे। प्राइस लेवल चेंजेस होते रहते हैं, इन्फ्लेशन को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए। हम हिस्टोरिकल फिगर्स पर, हिस्टोरिकल वैल्यूज पर चल रहे हैं, है ना। तो हिस्टोरिकल वैल्यूज पर चलते हुए अकाउंटिंग रेशोज भी अगर उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव की जाएंगी तो वो आपको एक्चुअल रिजल्ट नहीं देंगी, दे विल प्रोवाइड यू मिसलीडिंग रिजल्ट्स। क्लियर। एंड नो फिक्स स्टैंडर्ड्स। आइडियल रेशो के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मान लीजिए कि करंट रेशो का एक स्टैंडर्ड है कि वो 2:1 एडिक्वेट मानी जाती है, बट ये बात हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रू नहीं है ना। तो कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स नहीं है जिसके बेसिस पर हम जज कर सके कि एक बिजनेस की परफॉर्मेंस किस तरीके की है। क्लियर। Now we will start with our first type of ratios, that means the solvency ratios. Solvency ratios क्या है? एक ऐसी रेशियोज जो ये बताती हैं कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कितने अच्छे से मीटअप कर पाएगा। ठीक है, वो ये बताती हैं कि कंपनी के पास अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को कवर अप करने के लिए, अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे बैक करने के लिए क्या सफिशिएंट कैश फ्लो है या नहीं है। क्लियर। बहुत सिंपल सा मोटिव है सॉल्वेंसी रेशियोज का, दैट दे चेक कि आपके पास सफिशिएंट कैश फ्लोज अवेलेबल हैं या नहीं फॉर द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो आपके बिजनेस की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं उनको मीटअप करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि सॉल्वेंसी रेशियोज जितनी ज़्यादा होंगी, बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन उतनी अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू कि अगर सॉल्वेंसी रेशियोज मेरी कम होंगी तो इट विल शो कि मेरे को अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीटअप करने में प्रॉब्लम आ रही है। सॉल्वेंसी रेशियोज 2 टाइप्स की होंगी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास वही आ जाएंगी फिक्स्ड एसेट एंड डेटर टर्नओवर, सॉरी फिक्स्ड एसेट एंड डेट इक्विटी रेशियो, वेयर एज जो शॉर्ट टर्म है वहाँ करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो आ जाएगी। सो विल स्टार्ट विद द करंट रेशियो फर्स्ट। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा? करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। अपनी नोटबुक उठाइए एंड राइट डाउन द फॉर्मूला कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स क्या है? तो करंट एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट्स जो कि 1 ईयर के विद इन आप क्या कर दोगे? कैश में कन्वर्ट कर दोगे। एसेट्स दोज आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ ईयर आर नोन एज करंट एसेट्स। क्लियर। तो अगर कोई बुक डेट्स होंगे, ये आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर कर रखेंगे कि अगर कोई बुक डेट्स हैं जो आपके 6 मंथ से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है या फिर कोई लूज टूल्स हैं, उनको हम करंट एसेट्स में इंक्लूड कर कर नहीं चलते। और वहीं पर करंट लाइबिलिटीज़ क्या है? ऐसी लाइबिलिटीज़ जो कि आप 1 साल में वापस कर रहे हो, दोज लाइबिलिटीज़ आर नोन एज करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर। अब इस रेशो की सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है? तो इट शोज कि आप अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को किस तरीके से मीटअप कर सकते हो। देखिए हमने बात की है सॉल्वेंसी रेशियोज अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कितना कैपेबल है एक बिजनेस फुलफिल करने में। करंट रेशियो जो है ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जज करती है। करंट रेशो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जज करती है, तो फर्म अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को कितना इजीली कवर अप कर पा रहा है, दैट इज शोन बाय द करंट रेशो। और जितनी ज़्यादा करंट रेशो होगी तो इट विल शो दैट यू आर यूजिंग योर फंड्स इनएडिक्वेटली, जबकि अगर ये रेशो ज़रूरत से कम होगी तो इट विल इंडिकेट कि आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीटअप नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को रीपे नहीं कर पा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा भी ये रेशो
इनएडिक्वेट है मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो कैश कन्वर्टेबल एसेट्स पड़ी हैं जो कि आपकी वेस्ट हो रही हैं, है ना, उनका यूज़ नहीं हो रहा है प्रॉपरली। और अगर ये बहुत कम होगी तो इट विल शो कि अपने आप अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को प्रॉपरली एडिक्वेटली मीट नहीं कर पा रहे हो। और अगर मैं इसकी आइडियल रेशो की बात करूँ तो यूजुअली इट इज़ कंसीडर्ड कि अगर करंट रेशो मेरी 2:1 होती है, यानी मेरी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी के मुकाबले डबल होती हैं, तो दिस रेशो इज कंसीडर्ड एडिक्वेट। ये रेशो सही एक प्रॉपर रेशो मानी जाती है। देन कम्स लिक्विडिटी और क्विक रेशो। अब यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, ऑल्दो ये भी हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जज करेंगी, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में क्या अलग है, यहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विड एसेट्स। हम बात कर रहे थे करंट एसेट्स की अभी प्रीवियसली। करंट एसेट्स भी क्या होती हैं, जो आपकी 1 ईयर के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू कैश, है ना। लिक्विड एसेट्स उनसे भी ज़्यादा इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, यानी कि कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिन्हें कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टाइम लेता है ना। तो लिक्विड एसेट्स उन एसेट्स को एक्सक्लूड कर कर चलता है। तो लिक्विड एसेट्स यानी इमीडिएटली जो एसेट्स आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसमें हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड कर कर चलते हैं, क्योंकि इन्वेंट्रीज टेक टाइम टू कन्वर्ट इनटू कैश एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को लिक्विड एसेट कैलकुलेट करते हुए आप क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, उनको लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड नहीं करोगे। करंट लाइबिलिटीज सेम, जो अभी 1 साल के टाइम पीरियड में आपकी लाइबिलिटीज पे हो जाएंगी, 2000 करंट लाइबिलिटीज, अभी हमने प्रीवियसली भी ये जो है पढ़ा है। इस रेशो की सिग्निफिकेंस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बता रही है, और साथ ही साथ करंट टू क्विक रेशो का अगर हम कंपैरिजन करें, अभी अगर हम करंट रेशो कैलकुलेट कर लें और साथ ही साथ लिक्विड रेशो या क्विक रेशो को कैलकुलेट कर लें, तो हमें पता चल जाता है कि हम कितनी इन्वेंट्री को होल्ड अप कर कर चल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों रेशो में मेजर डिफरेंस किसका है, मेजर डिफरेंस हमारा है इन्वेंट्री का। तो हमें पता चल जाता है कि हम अपनी कितनी इन्वेंट्रीज को होल्ड अप कर कर चल रहे हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स रेशोज। फिक्स्ड एसेट रेशो का फॉर्मूला फिक्स्ड एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, ऐसी एसेट्स जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहती हैं, ऐसी एसेट्स जो बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक रहती हैं। जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स में नेट फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करेंगे। नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में से डेप्रीसिएशन को क्या कर दो, माइनस कर दो। और फिक्स्ड एसेट्स में आएंगी साथ ही साथ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स आपकी अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी में ही क्यों ना हो, वो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स का ही पार्ट रहेंगी। देन कम्स द लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड द लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज भी आपकी लॉन्ग टर्म फंड्स का पार्ट है। तो इस रेशो की सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ये रेशो 1 से कम है, क्लियर, अगर ये रेशो 1 से कम है, यानी कि आपके फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म फंड से कम है, इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड एसेट्स जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स से कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने लॉन्ग टर्म फंड्स में से फिक्स्ड एसेट सारी प्रोक्योर की हुई हैं और कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म फंड्स का आपका स्टिल बचा हुआ है ना। तो ये रेशो डिजायरेबल है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का भी कुछ पार्ट फिक्स्ड नेचर का होता है। बट अगर ये रेशो 1 से ज़्यादा है, इफ दिस रेशो इज मोर देन 1, मतलब मेरी फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म फंड से ज़्यादा है, इसका मतलब मैंने फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स को तो यूज़ किया ही है, इसके साथ साथ मैंने इसमें शॉर्ट टर्म फंड्स को भी यूज़ किया है। इसके साथ साथ मैंने इसमें शॉर्ट टर्म फंड्स को भी यूज़ किया है, जो कि डिज़ायरेबल नहीं है, जो कि एडिक्वेट नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर मैंने लॉन्ग टर्म फंड्स को फिक्स्ड एसेट्स प्रोक्योर करने के लिए यूज़ किया वो तो ठीक बात थी, लॉन्ग टर्म फंड्स भी लंबे टाइम पीरियड के लिए मेरे पास थे और फिक्स्ड एसेट्स भी लंबे टाइम पीरियड के हैं। बट शॉर्ट टर्म फंड्स ऐसे हैं जिनको मुझे जल्दी से रीपे करना है ना, और अगर मैंने उससे फिक्स्ड एसेट प्रोक्योर कर लिए हैं तो मैं उन्हें रीपे इजीली नहीं कर पाऊंगी, इसलिए इस रेशो को ग्रेटर देन 1 डिजायरेबल नहीं माना जाता, बिकॉज आपने अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को डाइवर्ट कर दिया फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में, जो कि एक सही अप्रोच नहीं है।
क्लियर। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो का वैसे तो देखिए सिंपल फॉर्मूला आप याद रखें तो नाम से इसका फॉर्मूला निकल कर आ रहा है डेट अपॉन इक्विटी। और अगर मैं बुकिश बातें करूं तो एक्सटर्नल इक्विटी बाय इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब अगेन डेट और इंटरनल इक्विटी का मतलब इक्विटी। देन लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म फंड्स को डिवाइड कर दो, टोटल लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड को डिवाइड कर दो तो भी आपके पास कौन सी रेशो आ जाएगी, डेट इक्विटी रेशो आ जाएगी। एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब आउटसाइड लायबिलिटी, इंटरनल इक्विटी का मतलब इनसाइड लायबिलिटी यानी शेयर होल्डर्स फंड्स। तो इस रेशो की सिग्निफिकेंस, डेट इक्विटी रेशो को सेटिस्फैक्टरी तब माना जाता है जब आपके दोनों डेट और इक्विटी लगभग बराबर हो। क्योंकि अगर आपके बोरोड फंड ज्यादा होंगे, अगर आपके बोरोड फंड ज्यादा है इसका मतलब आपको फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है जिसके ऊपर आपको एक रिटर्न एश्योर्ड लेवल पर मिल पाए। अगर आपके पास कोई प्रेफरेंस शेयर्स होंगे जो कि 12 महीने में ही रिडीम होने वाले हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो 12 महीने में रिडीम होने वाले हैं, वो इक्विटी का पार्ट ना माना जाएगा, वो हमारा पार्ट माना जाएगा लॉन्ग टर्म डेट का। ठीक है, उसे हम डेट का पार्ट मानकर डेट में इंक्लूड करके चलेंगे। अगर कोई ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इस टाइम पर हैं जो कि 12 महीने के अंदर अंदर 12 साल के अंदर अंदर आपके जो है वो रिडीम हो जाएंगे तो उसे आप डेट मानोगे, आप उसे इक्विटी कंसीडर कर नहीं चलोगे। क्लियर। आपको सॉल्वेंसी रेशोज की थोड़ी सी क्लैरिटी हुई कि किस तरीके से चारों रेशोज के फॉर्मूला हैं और क्या क्या उस रेशो की इंपॉर्टेंस है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसे थोड़ा सा समझने के लिए। आपको करंट रेशो गिवन है 4:1 और नेट वर्किंग कैपिटल आपको 30,000 गिवन है। तो सबसे पहले नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेट वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है? 30,000। सब्सटीट्यूट कर दी मैंने वैल्यू। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30,000 प्लस करंट लायबिलिटीज, ये इधर आके प्लस हो गया, राइट। फिर मेरे को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मुझे क्वेश्चन में दी हुई है करंट रेशो। करंट रेशो कितनी है? 4:1। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज यानी 4/1। अब करंट एसेट्स की वैल्यू ये वाली लिख लेते हैं, 30,000 प्लस करंट लायबिलिटीज अपॉन करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 4/1। ये क्रॉस हो जाएगा तो मेरे पास सॉल्व कर कर करंट लायबिलिटीज कितनी आ जाएंगी? 10,000 आ जाएंगी। बेसिक कैलकुलेशन है। उसके बाद मैं ये करंट लायबिलिटीज की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगी यानी कि करंट एसेट्स क्या हो जाएंगी? 30 प्लस करंट लायबिलिटीज थी यानी कि 30 प्लस 10,000, तो मेरे पास करंट एसेट्स कितनी आ गई? 40,000। मेरा आंसर यहाँ पर कितना होगा? 40,000 रुपीज होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे देंगे और आपको अपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, राइट। एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। थोड़ी इन्फॉर्मेशन एडवांस लेवल की दी हुई है। टोटल एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में ना तो करंट एसेट दी हुई है ना करंट लायबिलिटी दी हुई है, यानी आपको दोनों को क्या क्या करना है? कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए टोटल एसेट्स अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे कैलकुलेट होंगी? फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, ऐसे होंगी। टोटल एसेट्स मेरे पास कितनी है? 3 लाख। फिक्स्ड एसेट्स आर 160, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर 1 लाख एंड करंट एसेट्स। तो मेरे पास इस सब की हेल्प से करंट एसेट्स कितनी आ जाएंगी? ये हो जाएगा 260 एंड 3 लाख माइनस 260 इज 40,000। क्लियर। अब बात कर लेते हैं करंट लायबिलिटीज की। तो टोटल एसेट्स मेरी टोटल लायबिलिटीज के बराबर होंगी। ठीक है, टोटल एसेट्स जब टोटल लायबिलिटीज के बराबर हैं तो टोटल एसेट्स अगर 3 लाख हैं, टोटल लायबिलिटीज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड मेरे पास कितना है? 2 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी मेरे पास 80,000। करंट मुझे निकालनी है तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 20,000। तो इसकी हेल्प से अगर मैं करंट रेशो निकालना चाहूँ तो वो बहुत सिंपल हो गया ना। अब तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज यानी 40,000 बाय 20,000, तो मेरे पास रेशो क्या आ जाएगी? 2:1। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पर? 2:1। क्लियर।
आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टर्नओवर रेशियोज की। टर्नओवर रेशियोज यानी सेल्स से रिलेटेड रेशियोज, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें बताएगी कि इन्वेंट्री जो है वो कितने टाइम में हमें इन्वेंट्री को रिफ्रेश करना है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमें बताएगी कि हमारे पास कितने टाइम्स जो है, मतलब हमारी क्रेडिट सेल्स का कितने टाइम्स हमारे पास अमाउंट बचा हुआ है। आपकी कितने टाइम के लिए आपको अपने डेटर्स को एक साइकिल आप दे सकते हो, जैसे एवरेज एक डेटर्स पीरियड निकालते हैं हम, एवरेज कलेक्शन पीरियड जिसे बोलते हैं, कि लगभग हम जो क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तो कितने टाइम में हमारा पैसा वापस आ जाता है, वो हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो की हेल्प से पता चल जाता है। देन इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो एंड अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो। बहुत तरह तरह की रेशियोज, आप इन फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में राइट कीजिए और इन्हें लर्न कीजिए। हमारे सिलेबस में दो ही टर्नओवर रेशियो है, वन इज स्टॉक टर्नओवर यानी इन्वेंट्री टर्नओवर, एंड द अदर वन इज डेट टर्नओवर रेशियो या फिर रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलते हैं, ओपनिंग स्टॉक, जो आपके पास स्टॉक की वैल्यू स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में थी, प्लस आपने जितने इस साल परचेजेस करे, प्लस आपने जो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस करे उस स्टॉक को कन्वर्ट करने में, फिनिश गुड्स की कन्वर्जन करने में, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को जब आप माइनस कर देते हो तो आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज इन्वेंट्री निकालने का सिंपल फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको ये पता चलता है कि आपने जो इन्वेंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इन्वेस्टमेंट ठीक से यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होती है, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर ज़्यादा होती है, तो इट शोज़ कि हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा फास्ट है, हमारी इन्वेंट्री बहुत जल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी एक्सेस स्टॉक पाइलअप नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम होती है तो इट शोज़ कि आपके पास ओवर स्टॉकिंग हो रही है, आपके पास स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा आपका इन्वेंट्री की फॉर्म में बचा हुआ है, आपके फंड्स बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री की फॉर्म में ब्लॉक हुए हुए हैं। फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम शॉर्ट में COGS भी लिख देते हैं। क्लियर? देन इज द डेटर्स टर्नओवर रेशियो या डेटर्स वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। जैसे आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाली थी वैसे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकल जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कर कर। तो अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट्स रिसीवेबल में क्या क्या आएंगे, डेटर्स भी आएंगे और बिल्स रिसीवेबल भी आएंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा, ओपनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो। और क्रेडिट सेल्स आपको क्लियरली पता है कि जो भी सेल्स आप क्रेडिट पर, उधार पर करते हो, उन सेल्स को क्या बोला जाता है, क्रेडिट सेल्स बोला जाता है। इससे इस रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको ये पता चलता है कि आपकी डेटर्स कलेक्शन कितनी एफिशिएंट लेवल पर हो रही है। जितनी रेशो ये हाई होती है उतनी ज़्यादा बेटर होती है, और आपके बिजनेस में कैश बजटिंग में इस काफ़ी हेल्प मिलती है इस रेशो की हेल्प से, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कितने टाइम में आपकी जो क्रेडिट सेल्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो रही हैं, कितने टाइम में आपको उन सेल से पैसा रिसीव होकर चल रहा है। देन कम्स द डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए आप ईयर, जो भी आपके पास मंथ्स हैं, अगर आपको मंथ्स की फॉर्म में निकालना है तो आप मंथ्स को डिवाइड कर दीजिए, जो आपने अभी प्रीवियसली डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाली है उससे। अदरवाइज अगर ईयर्स डेज में निकालना है तो आप डेज को डिवाइड कर दीजिए अपने डेटर्स टर्नओवर रेशियो से। क्लियर? इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि आपको ये पता चल जाता है कि कितने टाइम में आपके डेटर्स आपको पैसा दे रहे हैं। ये डेज में, मंथ्स में निकलता है, ठीक है। तो आपको एक नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स का पता चल जाता है। आपको पता चल रहा है कि आपकी डेटर जो जो कलेक्शन है वो फास्ट है या स्लो है, आपका कलेक्शन जो है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन आप एक स्टैंडर्ड कलेक्शन पीरियड डेटर्स का जज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रीज़न बीइंग, क्योंकि एक बिजनेस में ना अलग अलग सीजन्स आते हैं, पीक सीजन, स्लो सीजन, है ना। तो जब आपके बिजनेस में सीजन्स आते हैं तो बिजनेस की क्रेडिट पॉलिसीज भी सीजन के हिसाब से चेंज होती रहती है। क्लियर? लेकिन अमाउंट रिसीव, जो हमारे पास रिसीवेबल्स का अमाउंट है वो 3 से 4 मंथ्स से ज़्यादा जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो भी आपका ये डेटर कलेक्शन पीरियड है, डेट कलेक्शन पीरियड है, ये आपका 3 to 4 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है।
क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कैलकुलेशन से रिलेटेड कि आपको टोटल सेल्स प्रोवाइडेड है 12 लाख, कैश सेल्स आपको गिवन है 25% ऑफ टोटल सेल्स, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर्स गिवन है और आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले मुझे तो इस क्वेश्चन में चाहिए क्रेडिट सेल्स। अगर मेरी टोटल सेल्स का 25% कैश है तो क्रेडिट कितना होगा? क्रेडिट होगा 75%। 75% किसका होगा? 75% ऑफ टोटल सेल्स होगा। तो 75% ऑफ 12 लाख मेरे पास कितना आ जाएगा? इट वुड बी 9 लाख। क्लियर? फिर उसके बाद मुझे चाहिए एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग डेटर्स हैं 80,000, क्लोजिंग डेटर्स हैं 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मेरे पास कितने डेटर्स आ गए? 1 लाख रुपीज़ के डेटर्स आ गए। तो मेरे पास जो मेरी रेशो है, जो हमारी डेटर्स टर्नओवर रेशो है, वो कितनी आ जाएगी? अगर मेरे को उसमें क्रेडिट सेल्स को एवरेज डेटर्स से डिवाइड करना है, यानी 9 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 9 टाइम्स मेरी क्या आ जाएगी? डेटर्स टर्नओवर रेशो आ जाएगी। और अगर मेरे को एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो उसके लिए डेज चाहिए, यानी 365 डेज होते हैं ईयर में। इसको आप क्या कर दो? 9 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो है 40.5, और आप इसको राउंड ऑफ कर दो तो 41 डेज जो हैं वो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज कलेक्शन पीरियड। कि आपकी सेल्स जो आपने क्रेडिट पे किया उससे आपको कितने टाइम में पैसा मिलता है? तो 41 डेज में लगभग आपका पैसा आपको मिल जाता है। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, तो आपको एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग हो रही है, जो भी आपका पास नेट प्रॉफिट निकलेगा आफ्टर टैक्स आफ्टर डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो लिए जो आपके पास नेट प्रॉफिट बचेगा उसको आप जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या निकल के आता है? आपके पास अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस। ईपीएस जितना ज़्यादा उतना अच्छा। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब कि जितने भी आपके पास इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग इस टाइम पर है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, और जो भी आपका प्रेफरेंस को आपने जो भी डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है और टैक्स देना है, उन सबको माइनस आप कर दीजिए। इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट प्राइस कितना है इक्विटी शेयर्स का, और दो बिजनेसेस किस तरीके का डिविडेंड दे रही हैं, उन डिविडेंड्स को भी कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द प्राइस अर्निंग रेशो। यहाँ पर फॉर्मूला रहता है मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय ईपीएस। जो ईपीएस अभी आपने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है उसको आप यहाँ पर क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो फ्रॉम द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। मार्केट प्राइस मतलब कि जो भी सेकेंडरी मार्केट में जिस प्राइस पर आपका शेयर ट्रेड हो रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी कि आप एक डिसीजंस ले सकते हो शेयर ट्रेडिंग के टाइम पर। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक, किसी कंपनी की इक्विटी शेयर्स को ट्रेड करना चाहते हो तो आप एक कंपैरिजन, एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको इन शेयर्स को बाय करना है या नहीं करना है। इंडस्ट्री के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। यू विल गेट टू नो कि आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल भी रहेगी या नहीं रहेगी, और साथ ही साथ कि इन्वेस्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फर्म की अर्निंग्स को लेकर, वो भी प्राइस अर्निंग से हमें पता चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वेरी सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया जाएगा? नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एंड नेट सेल्स आपको पता है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो। सिग्निफिकेंस क्या है? आपको बिजनेस की प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकलता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर कर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं। तो आपके बिजनेस की प्रोडक्शन एफिशिएंसी कितनी अच्छी है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से पता चलता है। क्लियर? देन इज नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम्स को प्लस कर दीजिए और एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डील करने के बाद यू विल बी एबल टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। और नेट सेल्स अगेन सेम वही, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये जो हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो जो हम बार बार बात करते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उससे हमारे बिजनेस के नेट प्रॉफिट्स निकल कर आते हैं। तो यही वो रेशो है दैट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस कितना एफिशिएंट, कितना प्रॉफिटेबल है। हर साल
ओवरऑल बिजनेस में जो इम्प्रूवमेंट हो रही है वो बिजनेस की नेट प्रॉफिट से ही हमें एक्चुअल में पता चलती है। देन इज क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट कि आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सेल्स माइनस सेल्स दी हुई है, सेल्स रिटर्न दी हुई है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है। तो अगर मुझे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, उसमें से डायरेक्ट कॉस्ट भी माइनस कर दो। क्लियर? तो 8 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1 लाख, यानी कि मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 4 लाख। और अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इसमें से नेट प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो मुझे इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट इनकम तो कोई है नहीं है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 4 लाख माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी थी? 2,50,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 1,50,000। उसके बाद इसमें से निकल जाएंगी नेट सेल्स, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितनी है? 8 लाख। सेल्स रिटर्न कितनी है? 3 लाख, यानी कि नेट सेल्स कितनी आ गई मेरे पास? 5 लाख। क्लियर? अब मुझे कैलकुलेट करनी है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, यानी कि 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 30% मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मेरा आंसर क्या रहेगा? 30%। क्लियर? कैलकुलेशन थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल में करके दिखाई है, आप इसी तरीके से कैलकुलेशन कर कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कंपनी है जिसके नेट प्रॉफिट्स 8 लाख है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 लाख है, नेट मार्केट प्राइस 80 पर शेयर है। आपको ईपीएस और पीई रेशो निकालनी है। तो अगर आपको ईपीएस कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेट प्रॉफिट कितना है? 8 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है मेरे पास 2 लाख, यानी कि मेरा ईपीएस कितना आ गया? ₹4 पर शेयर। और अगर मैं पीई रेशो की बात करूं तो पीई रेशो कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। मार्केट प्राइस 80 था, ईपीएस 4 था, यानी मेरे पास 20 टाइम्स पीई रेशो आ जाएगी। क्लियर? वेरी इजी। देन इज लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। कौन सी रेशियोज को यूज करते हैं, यूजर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स का जो टारगेट है वो क्या रहेगा कि उनका प्रिंसिपल कितने टाइम में रीपे हो जाएगा और उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कैसे मिलेगी। सो दे यूजुअली कंसीडर फिक्स्ड चार्जेस कवर, जहाँ पर इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड किया जाता है इंटरेस्ट चार्जेस से, एंड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो डेट सर्विस कवरेज रेशो को इंक्लूड किया जाता है। कैश प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट सर्विस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट्स। ठीक है? तो हमारा ये फॉर्मूला रहता है डेट सर्विस कवरेज रेशो का, जहाँ पर आप कैश प्रॉफिट्स को इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट से डिवाइड कर देते हो। नेक्स्ट आर बैंक्स, दोज आर ग्रांटेड अ शॉर्ट टर्म लोन। तो वो बिजनेस की लिक्विडिटी को देखना चाहेंगे। जो भी आपको शॉर्ट टर्म लोन देना चाहते हैं वो बिजनेस की सॉल्वेंसी लिक्विडिटी को देखना चाहेंगे। तो उसके लिए वो क्विक रेशो और करंट रेशो को यूज करेंगे, बिकॉज बैंक्स का मतलब सिर्फ इतना है कि आप उन्हें उनका अमाउंट रीपे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और शॉर्ट टर्म लोन है तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को ही चेक किया जाएगा। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए क्विक रेशो और करंट रेशो को यूज किया जाता है। शेयर होल्डर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स को बिजनेस की अर्निंग से बहुत ज़्यादा मतलब है, बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, यानी उनका ईपीएस कितना होगा। उसके लिए शेयर होल्डर्स जो हैं वो ईपीएस के ऊपर ध्यान रखते हैं कि अर्निंग पर शेयर उन्हें पर्टिकुलर शेयर्स पर कितनी होगी। और साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड रेशो बिजनेस की कितनी रहेगी, जिसमें डिविडेंड को मार्केट प्राइस से डिवाइड किया जाता है कि बिजनेस को कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स जो हैं वो अर्न करेंगे ऑन द पर्टिकुलर शेयर दे हैव इन्वेस्टेड इन। तो बिजनेस से जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूजुअली उन्हीं कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां से उन्हें एक डिविडेंड इनकम मिलती रहे, जहां से उन्हें एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आफ्टर स्पेसिफाइड इंटरवल्स रिसीव होता रहे। सो आज वाले कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अ फर्म हैज अ करंट एसेट्स ऑफ 3 लाख एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ 1,50,000।
उस फर्म ने एक मशीनरी परचेज करी 60,000 की बाय पेइंग कैश। तो अगर कैश पे करा है तो करंट एसेट्स पे उसका इम्पैक्ट आएगा, है ना। तो न्यू करंट एसेट्स मेरे पास कितनी हो जाएंगी, पहले कितनी थी 3 लाख, और 60,000 कैश चला गया, यानी 60,000 माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो 2,40,000 मेरी क्या आ जाएंगी, न्यू करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज मुझे कितनी दी हुई है, 150। तो मेरी करंट रेशो कैसे निकल के आ जाएगी, 240 डिवाइडेड बाय 150, यानी 1.6:1। ऑप्शन बी जो है वो मेरे पास यहाँ पर करेक्ट होगा, सुटेबल होगा। मशीनरी परचेज करिए तो मशीनरी का जो मतलब इसमें दो इम्पैक्ट आए ना, एक तो मशीनरी आई और एक कैश गया। कैश गया तो उसकी वजह से करंट एसेट्स पर इम्पैक्ट आया, बट मशीनरी के आने से करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी रिपोर्ट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल सेल्स दी हुई है, कैश सेल्स दी हुई है, एवरेज डेटर्स दी हुई है। आपको डेटर्स टर्नओवर रेशो निकालनी है। तो रेशो में हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको क्रेडिट सेल्स को यूज करना है, कैश सेल्स को गलती से यूज कर कर क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो टोटल सेल्स में से मैं कैश सेल्स माइनस कर देती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएंगी, क्रेडिट सेल्स। वो कितनी आ गई मेरे पास, 12 लाख। और एवरेज डेटर्स कितने दिए हुए हैं, 1,50,000। तो डेटर्स टर्नओवर रेशो क्या हो जाएगी, इट वुड बी 12 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, यानी 8 टाइम्स मेरे पास क्या आ जाएगी, डेटर्स टर्नओवर रेशो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, ईपीएस गिवन है, मार्केट प्राइस भी गिवन है, और बोला है व्हाट डज दिस इंडिकेट इफ द इंडस्ट्री पीई, इंडस्ट्री की प्राइस अर्निंग रेशो अगर 10 है, तो हम अपनी फर्म की प्राइस अर्निंग रेशो निकाल लेते हैं। प्राइस अर्निंग रेशो का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। मार्केट प्राइस कितना था, 75, और ईपीएस 5, यानी मेरे पास 15 टाइम्स जो है वो क्या आ गया, पीई रेशो। अब मेरा फर्म का पीई इज ग्रेटर देन इंडस्ट्रीज पीई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट मुझसे ज्यादा ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रही है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी रिपोर्ट्स द फॉलोइंग। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल रीपेमेंट दिया हुआ है, डेट सर्विस कवरेज रेशो निकालनी है। तो कैश अवेलेबल निकाल लेते हैं। कैश अवेलेबल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो, ये तो माइनस हो चुका है ना इसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन। तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन हम कंसीडर करते हैं, तो वो मेरे पास कितना हो गया, 8 लाख। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट से इसको डिवाइड कर देते हैं। यही फॉर्मूला होता है ना, कैश अवेलेबल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो हो जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख, यानी 1.14, यानी ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक कंपनी की डेट इक्विटी रेशो दी हुई है 1.5:1। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी 12 लाख दी हुई है। तो अगर मुझे डेट इक्विटी रेशो गिवन है 1.5:1, फॉर्मूला क्या होता है इसका, डेट अपॉन इक्विटी। डेट आपको गिवन है 12 लाख, इक्विटी आपको निकालना है, बोला ना उन्होंने, शेयर होल्डर्स फंड का अमाउंट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो 12 लाख को 1.5 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास इक्विटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 लाख रुपीस, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी तरीके से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए एडुटैप ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं फॉर JIB। आई विल गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज। फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउजर, edutap.in सर्च करेंगे तो आपको एडुटैप की साइट विजिबल होगी। कोर्सेज सेक्शन में जाकर जैब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड आउट ऑल द कोर्सेज रिलेटेड टू जैब। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सबसे पहले द कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स मास्टर कोर्स, जहां पर आपको आपका सिलेबस डिटेल में कवर करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस। यहाँ पर आपको लाइव क्रैश कोर्स का एक्सेस भी अब अवेलेबल है। कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी कोर्स के अंदर एक ही जगह पर अवेलेबल होंगे। एंड नाउ विल टॉक अबाउट द फास्ट ट्रैक कोर्स। टाइम बहुत कम है, फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन की जरूरत है, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 जो है वो लॉन्च हो चुका है। बैच 5 में खुद को एनरोल कर लीजिए। दिस इज द यू नो
द बेस्ट चांस टू कवर अप योर सिलेबस, तो आप इस कोर्स के थ्रू अपने सिलेबस को 60 कंसेप्ट क्लासेस में कवर कर पाएंगे। लाइव क्लासेस रहेंगी, मॉर्निंग इवनिंग में आपके सेशंस रहेंगे, बिफोर योर बैंक आवर्स एंड आफ्टर योर बैंक आवर्स आपके सेशंस रहेंगे। आप इन सेशंस को लाइव बेसिस पर सिलेबस को अपने लाइव बेसिस पर कवर कर सकते हैं टीचर से इंटरैक्ट करते हुए। अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप उसके रिकॉर्डेड वर्जन को भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर लाइव क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस के साथ साथ कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। सो दिस इज द बेस्ट चांस टू कवर अप योर सिलेबस एट दिस टाइम। तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 में आप खुद को जल्दी से एनरोल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है बट आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम एनवायरनमेंट को आपको फील करना है, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम में अपने एग्जामिनेशन को, अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को कवर अप करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज भी और फुल लेंथ बेसिस पर भी। साथ ही साथ अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। चारों ही सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। जब भी आप इन कोर्सेज के लिए खुद को एनरोल करेंगे तो उस टाइम का प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स, क्वेरीज आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेरीज। और किसी और डाउट, किसी और क्वेरी के लिए आप हमें कॉल और ईमेल कर सकते हैं 8146207241 पर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पर। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग द थिंग्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।